नमल, हम इनको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे सारा खाला। अंदर दाखिल होती हुनैन बहुत बुरा मानकर बोली थी। उसके हाथ में भी शॉपिंग बैग्स और गिफ्ट रैपर की रोल शुदा शीट्स थीं। सारा ने बच्चियों के हाथ छोड़ दिए। वो मुतहैयर सी खड़ी हुई, बेयकीनी से हुनैन और उसके पीछे आते सैम को देखा। हुनैन, बच्चे तुम्हारे साथ थे? पीछे से सादी हैरान सा आगे आया था। जुमर और फारिस नासमझी के आलम में बरामदे में ही रुक गए थे। हाँ, सादी को देखकर बच्चियों ने खौफ से चीख मारी। ओह नो, आप इधर क्या कर रहे हैं भाई? हुनैन परेशानी से चिल्लाई थी। फिर इन तीनों कज़न्स ने अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स को देखा। सारा सरप्राइज़ खराब कर दिया। तुम लेकर गई थी इनको हुनैन? सारा के लब बेयकीनी से फड़फड़ाए थे। क्या मतलब? आपको मेरा नोट नहीं मिला? सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं, मगर सुबह सुबह प्रोग्राम बना और हम लोग जल्दी में थे। कल भाई की सालगिरह है ना, हमने सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी थी। सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं और फिर रेस्टोरेंट के ऊपरी हॉल को सजा रहे हैं। उफ, पूरे दिन की मेहनत और सारा सरप्राइज़ ख़त्म हो गया। वो रूहानसी होकर कह रही थी। हुनैन, तुम मेरे बच्चों को मुझसे पूछे बगैर कैसे ले जा सकती हो? सारा अलग के बल चिल्लाई थी। हना ने हैरानी से उन्हें देखा। एकदम सादी और सारा उस पर एक साथ गुस्सा करने लगे थे। हुनैन, तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो। हुनैन, तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? क्या यार, मेरी कज़न्स हैं, मैं ले जा सकती हूँ। और अम्मी थी रेस्टोरेंट में हमारे साथ। वो तो आज सिग्नल नहीं आ रहे थे, ना मॉल में ना रेस्टोरेंट में, वरना मैं कॉल कर देती। क्या हुआ, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मामा, आज इतना मज़ा आया, लेकिन अब तो सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया। वो तीनों लड़कियाँ एक साथ बोल रही थी और उसामा भी शामिल हो गया था। आपको चौकीदार चाचा ने नहीं बताया? शायद ये उस वक्त उधर थे नहीं, वरना हमारे साथ रेस्टोरेंट का ड्राइवर था। और वो चारों बच्चे इस वक्त बड़ों के शदीद अताब और लान तान के ज़ेरे असर थे। वो अलग रूहान से हो रहे थे कि आपने हमारा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, मगर सारा नहीं सुन रही थी। वो डांटते जा रही थी। अमल को तो उसने एक थप्पड़ भी लगा दिया था। वारिस कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा तो जुमर ने उसे बाजू से थामकर अंदर चलने का इशारा किया। वो कदरे हैरान हुआ, मगर उसके अंदाज में कुछ था जो उसके पीछे आया। लाउंज में आकर वो उसकी तरफ घूमी और सीने पे बाजू लपेटकर तनदेही से उसे देखती बोली, ये क्या था? क्या मतलब क्या था? एक गलतफहमी थी, वो हैरान हुआ था। पता है, मैं सुबह से सोच रही थी कि तुम ऐसे भागदौड़ नहीं कर रहे जैसे तुम्हें करनी चाहिए। हर चीज़ पुलिस पे छोड़े बैठे हो। मगर तुम्हारे और सारा के जाने के बाद मैंने एसपी साहब को कॉल की और फिर मुतलका थाने में फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि आपने सिरे से पुलिस को कॉल ही नहीं की थी। और सुबह आपने मुझे मना किया कि मैं नुसरत भाभी को ना बताऊं। और माशाल्लाह तहज्जुद के वक्त से आप जागे हुए थे आज। और आपने बोला कि हुनैन और उसामा सो रहे हैं, जबकि वो तो सुबह से निकले हुए थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत फहमी थी। अच्छा, तो मुझे गिरफ्तार कर लें प्रोसिक्यूटर साहिबा। वो उसकी तरफ झुककर तपाने वाले अंदाज में बोला था। ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? वो दबा दबा सा बोल रही थी। एहतियात से दरवाजे को भी देख लेती जिसके बाहर वो सब अभी तक बोल रहे थे। तुम सारों को इतना खौफजदा करके क्या करना चाह रहे थे? आपके हुक्म की तामील कर रहा था। क्यों? आपने नहीं कहा था कि आप चाहती हैं सारा गवाही दे? मैंने ये नहीं कहा था कि उसके बच्चे अगवा कर लो। अगवा किसने किए? वो अपने कज़न्स और अपनी फुफ्फो के साथ थे और वक्त पे वापस भी आ गए। अगर सारा को टेंशन से कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? वो सदमे में थी। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारे भाई की बच्चियां हैं। जिस सारा को मैं जानता था, जो वारिस की मौत से पहले की सारा थी, वो बहुत बहादुर और बाहिम्मत औरत थी, मगर उसके खौफ ने उसको अपना गुलाम बना रखा था। जो डूबने से डरता हो उसे पानी में फेंक देना चाहिए जुमर, और फिर चंद डुबकियां देकर निकाल लेना चाहिए। उसका सारा खौफ ज़ायल हो जाएगा। फिर उसे पता चलेगा कि पानी उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं था, और तभी उसे कश्ती में महफूज रहने की कदर का एहसास होगा। वो जान जाएगा कि वो खुद कितना ख़तरनाक है, कितना बड़ा सर्वाइवर है। मैं सिर्फ सारा को इस खौफ से निकालना चाहता था। तुम पागल हो क्या? अगर उसे कुछ हो जाता तो? वो शदीद गुस्से से बोली थी। दरवाजे पे आहट हुई तो वो दोनों फ़ौरन से सीधे हुए। सारा मुसलसल बरहमी से बोलती अंदर आ रही थी। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया था ये तुम्हारा हुनैन, और तुम दोनों
کیا تم ماں سے پوچھے بغیر کہیں بھی چلی جاؤ گی؟ وہ ڈپٹ رہی تھی۔ کتنے کتنے خیالات آتے رہے اور وہ شاپنگ کر رہی تھی، سالگرہ کا وینیو سجا رہی تھی۔ نور نے منمنانے کی کوشش کی۔ حنا نے کہا تھا مما کو نہیں بتانا، مگر عمل نے اسے کوہنی مار کر چپ کروایا۔ گرلز سیکرٹس، مما، سارا سرپرائز خراب ہو گیا ہمارا۔ عمل اب الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھی۔ سارا ان کو لے کر آگے چلی گئی تھی اور ساتھی باہر کھڑا نصرت کو فون کر کے ان کی خبر لے رہا تھا۔ ایسے میں حنین ان دونوں کے پاس آ کھڑی ہوئی اور معصومیت سے بولی، سوری، بس وہ سگنلز کا پرابلم رہا آج تو۔ زمر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ارے ہاں، تم کتنی معصوم ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو 2-4 آلو کو جوڑ کر تم لوگ جیمز بنا لیتے ہو، وہ تو لگائے نہیں ہوں گے تم نے ریسٹورانٹ میں تاکہ سگنلز بند ہو جائیں۔ حنین نے فوراً فارس کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ پھر سر جھکاتے ہوئے گویا ہوئی، اصل میں زمر چپ، وہ گرک کر بولی تھی۔ سارا واپس آ رہی تھی اور وہ بیک وقت غصے، ریلیف اور اتاہٹ کا شکار تھی۔ کل ہم سالگرہ پہ آئیں گے فارس، لیکن میں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں بولی، گواہی، کورٹ، ٹرائل، ان الفاظ کو سننا بھی نہیں چاہتی دوبارہ۔ میرا نام تم لوگ گواہوں کی فہرست سے خارج کرو اور آئندہ مجھے کورٹ سمن نہ جائے۔ سنا تم نے؟ ایسا ہی ہوگا۔ فارس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پوری تسلی دلائی تھی۔ سارا نے گہری سانس لی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، بہت ہی ہیکٹک دن رہا آج کا، اب بیٹھ جاؤ۔ اس سب کو بھول کر کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی کچن کی طرف گئی۔ سعدی فون بند کرتا اس کی طرف آیا اور ایک نظر سارا کو آگے جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گواہی دیں گی، لیکن ابھی ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ سعدی تو سعدی، زمر اور حنین نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فارس، انہوں نے یہی کہا ہے۔ ٹرسٹ می، اس نے مطمئن سے انداز میں یقین دلایا تھا۔ اب تو وہ بالکل گواہی نہیں دے گی۔ تھینکس ٹو یو، غصے سے حنین کو دیکھا۔ ہمارا سب سے اہم گواہ دیا ہے تم نے، اور سر چٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین نے ناک سکیڑ کر کیا اور فارس کی طرف گھومی۔ میرا خیال ہے آپ کو تیسری شادی کر لینی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ گہری سانس لے کر ملال سے بولا تھا۔ پھر گھڑی دیکھی۔ میں ایک فون کر لوں، اور موبائل نکالتا آگے بڑھ گیا۔ قصر کی رونق ماند پڑ چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جواہرات اپنے کمرے میں بیٹھی زیورات اتار رہی تھی۔ شارک کا سلور گاؤن پیروں کو ڈھانپتا فرش پہ پھول کی مانند بکھرا پڑا تھا۔ باہر ملازمہ کیٹرنگ کا سامان سمیٹ رہے تھے اور گھر کو درست حالت میں لا رہے تھے۔ ایسے میں ہاشم اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، انداز میں تکان تھی۔ تبھی اس کا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس قاضی کالنگ۔ کل جب میں جج صاحب کو بتاؤں گا کہ تمہاری اس حرکت کا، کہ کیسے تم لوگوں نے میرے گیٹ پہ ڈرامہ مچایا، تو تمہارا کیس مزید خراب ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائے مسکرا کر بولتا کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ اتارنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، فارس قاضی مطمئن سا بولا تھا۔ بلکہ پولیس جو فصیح کے قتل کی انکوائری کر رہی ہے، اس کو بھی تم رکوا کے اپنا دعویٰ واپس لے لو گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا فارس؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ کیونکہ ایک ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ سعدی یوسف نے وہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا تھا۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کوٹ پرے ڈالا اور حقارت سے بولا، میرے پاس نہیں ہے، واقعی، کیونکہ اب وہ تمہارے پاس ہے۔ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ ہاشم بیزار ہوا تھا، مگر وہ چونکا بھی تھا۔ شاید تم نے اپنی ٹائی پن نہیں دیکھی۔ کیا پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ ہاشم نے بری طرح چونک کر گردن نیچے جھکائی۔ اس کی سلور ٹائی پہ سیاہ ٹائی پن نتنی ہوئی تھی جو کافی اوپر لگ رہی تھی۔ اس نے تو آج ٹائی پن سرے سے پہنی ہی نہیں تھی۔ تو یہ، اسے فارس کا اپنا گریبان پکڑنا یاد آیا۔ میں تمہیں یہ فائل ای میل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ احمد شفیع سے خطرہ رہتا ہے۔ وہ ہر آنے والی ای میل پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تم سے زیادہ تمہاری ماں کا وفادار لگتا ہے مجھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ اسے تم تک پہنچنے نہیں دے گا۔ لیکن چونکہ میں تمہارا کزن ہوں اور مجھے تم سے ہمدردی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ضرور دیکھو۔ کیا ہے یہ؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ ٹائی پن اتار کر اب وہ اسے انگلیوں میں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ماں کا اعمال نامہ، اور لائن ڈیڈ ہو گئی۔
हाशिम के कान सुर्ख हुए। आबरू भींच के उसने गुस्से से 2-4 गालियाँ दी। गो कि वो नहीं सुन सकता था। फिर तेज़ी से स्टडी टेबल की तरफ आया, टैबलेट उठाया और यूएसबी का प्लग उसमें घुसाया। वो कोई फंदा, कोई वायरस, कुछ भी हो सकता था, मगर उसका माथा किसी और शाइबे की बुनियाद पर ठटक रहा था। स्क्रीन रोशन हुई और उस पर जवाहिरात करदार के ऑफिस का मंजर अयां हुआ। वो अंदर आने वाले कैमरामैन को खुश आमदीद कह रही थी। आवाज़ से वो फंसी लगता था। हाशिम दम साधे सुनता गया। उसका सांस गोया रुक गया था। खबर की जंजीरें खोल दो, उसे साथी के साथ घुलने मिलने दो। वो दोनों हमारे लिए बेकार हैं। मेरा बेटा ये बात नहीं समझ रहा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम खुद को उनसे छुटकारा दिलाएं और कोई कदम उठाएं, क्योंकि मेरा तजर्बा कहता है वो दोनों फरार का सोच रहे होंगे। वो पट्टी पट्टी आंखों से जवाहरात के तासुरात देख रहा था। सारे अल्फाज गिटमिट हो रहे थे, मगर हो सकता है फंसी कि किसी दिन खबर सादी को कत्ल कर दे और फिर खुदकुशी कर ले। स्क्रीन पे मुस्कुराती हुई जवाहरात कह रही थी। हाशिम अपनी जगह से उठा, टैब हाथ में था और हाथ गुलाबी सुर्ख पड़ रहा था। तुम करोगे फंसी, और इतनी सफाई से करोगे कि एक रात ये सब, कि अगली सुबह इन दोनों की लाशें मिलने के बाद तुम ये कह सको कि तुम तो इस जगह पे थे ही नहीं, मेरे बेटे को खबर भी नहीं होगी। हाशिम को सांस नहीं आ रही थी। उसकी रंगत गैज़ो गज़ब से सुर्ख पड़ रही थी। वो टैब हाथ में लिए धड़ धड़ जीने उतरता रहा था। बार बार आस्तीन से पेशानी साफ करता। उसे पसीना भी आ रहा था। जवाहरात के कमरे का दरवाज़ा उसने जूते की ठोकर से खोला था। वो जो सिंघार मेज़ के सामने बैठी थी, चौंक कर गर्दन घुमाई, हैरत से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? हाशिम ने टैबलेट उसके सामने जाकर पटका। ये क्या है मम्मी? उसके सर पे खड़ा उसे घूरते हुए वो कुर्राया था। गर्दन पे मॉइस्चराइज़र मलते जवाहरात के हाथ सुस्त हुए। उसने एक नज़र टैबलेट की स्क्रीन पे चलती वीडियो को देखा और फिर चेहरा उठाकर हाशिम को देखा। क्या है ये? उसकी रंगत धीरे धीरे बुझ रही थी। आपने फसी को हुक्म दिया था इन दोनों को मारने का। जवाहरात ने बहुत सा थूक निकला और टिश्यू निकाल कर हाथ पोंछने लगी। मैंने जो भी कहा था बहुत सोच समझ कर तुम दोनों के लिए किया था, वो ठहरे हुए अंदाज में बोल रही थी। जब से अभी के पास इस वीडियो की मौजूदगी का उसे पता चला था, वो खुद को इस लम्हे के लिए तैयार करती आई थी। मम्मी, हाशिम ने बेयकीनी से उसे देखा। आप ये सब कर कैसे सकती हैं? अगर ये सब हो जाता तो हम आज इस मैस में ना होते। वो जवाबन झड़क कर बोली थी। ना कोई गवाह बचता, ना कोई सबूत। ये सब तुम्हें करना चाहिए था, मगर तुमने नहीं किया, तो इस ख़ानदान की हिफाजत के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने ख़ानदान के लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी। आपने मुझे धोखा दिया। आपने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा काम कर दिया। हारून को राजदार बनाया, मुझे नहीं। वो गुस्से और सदमे में नफ़ी में सर हिला रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी टूटी किरचियाँ थीं। आप धोखे में इस हद तक जा सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। जवाहरात का दिल कांपा, मगर वो बज़ाहिर खुद को संभाले अपनी जगह से उठी और उसका बाजू थामना चाहा। हाशिम, मैंने ये तुम्हारे लिए किया था। हाथ मत लगाए मुझे। वो अपना बाजू पीछे करते हुए घुर्राया था। मैंने मम्मी आप लोगों के मसले हल करने में अपनी खुशियाँ, अपनी मोहब्बत सबको सानवी कर दिया मम्मी। आपसे कभी झूठ नहीं बोला, यूँ धोखा नहीं दिया। और आप मेरे साथ इस हद तक खयानत की मुर्तकिब हो सकती हैं? हाशिम, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। आपकी उसकी आवाज़ भी कांपी थी, आंखों में आंसू चमकने लगे थे, मगर हाशिम ने नफ़ी में सर हिलाया। साथ ही सच कहता था। वो दोनों जेल से इसलिए भागे थे क्योंकि आप उनकी जान लेना चाहती थी। और क्या क्या झूठ बोले हैं आपने मुझसे? क्या मेरे बाप को भी खावर ने मारा है, या खावर की ढाल तले किसी और को बचा रही हैं आप? वो हलक के बल चिल्लाया था। गुस्सा, पसीना, आंखों में उतरा खून, जवाहरात अंदर तक दहल गई। हाशिम, तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो? यकीन तो अब कभी नहीं करूँगा आप पे, कभी नहीं। वो गुस्से से चीखा था। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी। हाशिम, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाएं, अकेला छोड़ दें मुझे। गुस्से से बाजू छुड़ाता वो बाहर निकल गया। जवाहरात के आंसू टप टप गिर रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हाशिम का मोबाइल थरथराया। वो तहदामान खड़ी रह गई थी। उसकी सारी दुनिया लम्हों में बिखर गई थी। वो जो कचहरी में रोज़ सजती थी तो वो निरा ड्रामा था। असल अदालत तो अब लगी थी, जहाँ न वकालत चली थी, न सफाइयाँ,
اور وہ سارے فیصلے سنا کر چلا گیا تھا۔ وہ دل تھام کر زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔